हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुश्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है कोश का चक्र और कोश का विभाजन। इसमें हम विभाजन के इंटरफेस एंड एम फेज एंड उसके बाद कल साइटोकाइनेसिस तक बात कर चुके हैं। साइटोकाइनेसिस तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। एक बार इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो संतति का निर्माण होता है वो कैसे होगा? दो युग्मकों के संयोजन से। दो युग्मकों का संयोजन मतलब मादा और नर, इसका एक युग्मक होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, इसका भी एक युग्मक होगा जो कि हैप्लॉइड होगा। अगर मनुष्य के बारे में बात की जाए तो इसको एग सेल बोला जाता है एंड इसको स्पर्म बोला जाता है। क्लियर है? ये दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। 2n जो होता है वो द्विगुणित होता है और ये एक गुणित, यानी कि हैप्लॉइड बोला जाता है। ये क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे और क्या बनेंगे? 2n एक। क्लियर है? जायगोट का निर्माण कर लेंगे। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यानी युग्मक का निर्माण किससे होगा? युग्मक का निर्माण तो जो है वो 2n सेल से ही होगा। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में हैप्लॉइड सेल नहीं पाई जाती कहीं भी, ओनली स्पर्म्स को छोड़ के। क्लियर है? तो ये बनेगा किससे? 2n सेल से ही बनेगा। n जो बनेगा उस वो बनता कैसे है तो उसी के बारे में अपन स्टडी करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, इसके बारे में। यह विशिष्ट प्रकार का कोश का विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। यानी हमने जब समसूत्री विभाजन देखा तो डॉटर एंड पेरेंट जो सेल थी दोनों में ही दुगड़ित दुगड़ित था। इसमें क्या होगा? पेरेंट जो सेल है उसमें तो 2n रहेगा, लेकिन जो डॉटर सेल है उसमें क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रह गई? आधी रह गई। इस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के विभाजन को कहा जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। आधे आधे सूत्र रह गए, नाम से ही वो हो रहा है ना क्लियर कि आधे सूत्र रह गए। आधे सूत्र के आधे गुणसूत्र रह गए। लैंगिक जनन वाले करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। यानी जितने भी जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनके जीवन चक्र में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगी? अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। यानी जो गैमेट जो बनेंगे, युग्मक जो बनेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनेंगे। बाकी के और किसी स्टेज में जो है वो हैप्लॉइड ना होकर के डिप्लॉइड ही रहेंगे। एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। यानी क्या मैंने क्या बोला था? मेल एंड फीमेल दोनों के जब जुड़ गए ना तो 2n, यानी उन्होंने प्राप्त वही 2n स्टेज कर ली। n स्टेज से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ओनली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो n स्टेज बना रहा है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू नहीं, के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसा लग रहा तो एक बार दोबारा से रीड कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोश का विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न
होते हैं। यानी 2 चक्र वो होंगे, संपन्न होंगे, जिसमें कौन सा पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा कौन सा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। यानी 2 स्टेजों में होगा ये, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। समसूत्री एक ही में हो रहा था। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चरण चक्र पूर्ण होता है। यानी स्टेप कितने हो रहे हैं? 2। कौन सा? म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो एक ही चक्र में पूर्ण हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा। दोनों में हो जाएगा तो फिर तो 2n 2n हो जाएगा ना। लेकिन क्या बनेगा? एक ही 2n, उसको 2 में डिवाइड हो जाएगा वो n n, बात खत्म। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री वन अवस्था प्रारंभ होती है। यानी कि एस स्टेज होगी, एस फेज होगी, उसमें पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति होगी, तो उसमें क्या होगा? समान संतति अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टार्ट होगा। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। यानी कि म्यूसिस सेकंड में क्या होगा? समजात जो गुणसूत्र रहेंगे उनका युगलन होगा, जुड़ेंगे वो, और पुनर्योजन होगा। यहां तक क्लियर है? अगला पॉइंट है अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, क्योंकि 2 स्टेप में हो रहा है ना। तो अर्धसूत्री सेकंड के अंत में क्या होगा? 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। 4, 2 में हुआ ना, एक ये 2 में हो गया। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। सेम ही है दोनों की, फर्स्ट और सेकंड है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये सेकंड हो गई सारी, और ये फर्स्ट हो गई सारी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके। उसके बाद आगे हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में सबसे पहली स्टेज कौन सी है? प्रोफेज 1 पहली स्टेज है। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। यह क्या कहना चाह रहा है कि अगर म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की तुलना या प्रोफेज स्टेज की तुलना अगर समसूत्री विभाजन की प्रोफेज से की जाए तो यह बहुत ज्यादा लंबी होती है और जटिल होती है। क्लियर है? क्योंकि ये आगे जाके क्या है, 5 अवस्थाओं में उपविभाजित होती है, प्रावस्थाओं में, फेजेस में। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। कौन कौन सी होती है? तनुपट्ट, लेप्टोटीन, युग्मपट्ट, जाइगोटीन, स्थूलपट्ट, पैकेटीन, द्विपट्ट, डिप्लोटीन एंड पारगतिक्रम यानी कि डाइकाइनेसिस। आपको याद रखना है ये, इसके बारे में एनसीईआरटी में आगे डिटेल से भी दिया गया है सभी के बारे में। क्लियर है? साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लिप्टोटीन जो फेज है के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जो लिप्टोटीन स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसमें गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का संघनन, कॉम्पैक्शन पूरी लिप्टोटीन अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत प्रोफेज फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट्ट या जाइगोटीन कहा जाता है।
यानी लिप्टोटीन में तो क्या हो रहा है, गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लग रहे हैं, तो संघनित हो रहे हैं, कॉम्पैक्शन हो रहा है उनमें, और पूरे उसमें यही होता रहता है। अगर जाइगोटीन अवस्था अवस्था की बात करें, जो कि सेकंड अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, तो इस अवस्था के दौरान क्या होगा, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार की संबद्धता को क्या कहा जाता है, सूत्र युग्मन कहा जाता है। यानी जाइगोटीन में क्या हो रहा है, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो गया, और इस प्रकार की जो संबद्धता है उसको क्या कहा जाएगा, सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, सूत्र युग्मन। आगे बात करते हैं, इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। यानी इस प्रकार के जो गुणसूत्र युग्म है उनको क्या कहेंगे, समजात गुणसूत्र। अगर इस अवस्था को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाएगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र। यानी कि हमने जाइगोटीन स्टेज में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा तो गुणसूत्र जो सूत्र युग्मन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ एक जटिल संरचना का निर्माण हो रहा है। उस जटिल संरचना को क्या कहा गया, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र। तो आपको अगर भाई डायरेक्टली नीट में पूछ लिया जा सकता है, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र जो है वो किस स्टेज में बनता है, तो प्रोफेज 1 की जाइगोटीन अवस्था में बनता है। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है। इसका निर्माण कैसे हो रहा है, एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा, जिसे क्या कहेंगे, युगली, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड चतुष्क कहते हैं। इसे या तो युगली कहेंगे या फिर चतुष्क कहेंगे, बाइवेलेंट या टेट्राड। यद्यपि ये अगली अवस्था जो होती है, यानी कि जाइगोटीन के बाद जो अगली अवस्था आती है पैकेटीन, उस अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो पूर्वावस्था फर्स्ट की उपरोक्त दोनों अवस्थाएं जो है वो पैकेटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। यानी एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, यानी अगर हम बात करें लिप्टोटीन और जाइगोटीन और पैकेटीन, तो इनमें सबसे लंबी अवधि की कौन सी होती है, तो पैकेटीन जो होती है वो सबसे कम अवधि की, है ना। तो सबसे लंबी कौन सी होगी, पैकेटीन। जाइगोटीन और लिप्टोटीन जो है वो छोटी होती है। आगे बात करते हैं, इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के, युगली कौन सा हो गया, बाइवेलेंट, 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी युगली गुणसूत्र जो थे वो उसके 4 जो अर्ध गुणसूत्र हैं वो चतुष्क के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। यानी जो रिकॉम्बिनेंट जो ग्रंथिकाएं हैं वो कब दिखाई देने लगती हैं, पैकेटीन स्टेज में दिखाई देने लगती है, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर होता है ना मियोसिस में, भाई समसूत्री में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, जीनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें होता है। विनिमय जो होता है वो दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय कैसे होगा, जो दो समजात गुणसूत्र है ना उनके बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण।
जो विनिमय होगा, जो एक्सचेंज होगा, वो एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। यानी उसको कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम कंट्रोल करते हैं। वह जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसको रिकॉम्बिनेज कहा जाता है। यानी क्रॉसिंग ओवर को कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजाइम। जो एंजाइम उसको कंट्रोल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेज। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। मैंने बोला ना जीन का विनिमय होता है, जीन एक्सचेंज, तो जीन विनिमय द्वारा क्या होगा? अग्रसर होता है। समजात जो गुणसूत्र हैं उनके बीच पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेंट, स्थूल पट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। यानी एक और इंपॉर्टेंट, यानी जो रिकॉम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस स्टेज में होता है? तो प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक्सचेंज स्थल होता है वहां पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगली स्टेज कौन सी आती है? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के प्रारंभ में क्या होगा? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। भाई सिनेप्टोनीमल बन कब रहा था? जाइगोटीन स्टेज में बन रहा था। इसका विघटन कब हो रहा है? डिप्लोटीन स्टेज में। यानी कि पैकेटीन जो स्टेज है उसमें है ये। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। यानी युगली के जो समजात गुणसूत्र हैं वो विनिमय बिंदु जो है उसके अलावा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना बनती है, उसको क्याज्मेटा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? क्याज्मेटा। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की जो संरचना बनेगी उसको। कुछ कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट जो होता है महीनों या वर्षों बाद समाप्त होता है। यानी कि ये जो अवस्था है डिप्लोटीन, कुछ कशेरुकी ऐसे होते हैं जिनके अंडों में ये महीनों या वर्षों तक रहती है। आगे देखते हैं। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? पारगतिक्रम, यानी कि डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा? क्याज्मेटा का क्या होगा? उपांति भवन हो जाता है, जिसमें क्याज्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। यानी क्याज्मेटा बना कब? द्विपट्ट अवस्था में। अगली अवस्था में ये खत्म हो रहा है। तो डाइकाइनेसिस जो स्टेज होती है उसमें गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। बस तरकु तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, तरकु तंतु होते हैं, वो एकत्रित हो जाएंगे और समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं, यानी उनको अलग अलग करते हैं वो। डाइकाइनेसिस के अंत तक केंद्रका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। यानी केंद्र का भी अदृश्य हो गई और जो केंद्रक आवरण है वो भी विघटित हो जाता है। डाइकाइनेसिस जो है वो मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। यानी अब डिवीजन किधर की तरफ जाएगा? मेटाफेज फर्स्ट की तरफ। यानी ये सारी जो प्रोसेस है वो यही हो गई। 5 स्टेज कंप्लीट हो गए पूरे इसमें। उसके बाद वही मेटाफेज यहाँ हो गए। सबसे अच्छा टाइम होता है स्टडी करने का गुणसूत्र को। फिर प्रोफेज में सेम समसूत्र विभाजन की तरह इधर चले गए, फिर क्या हो गए? दूसरे अलग बन गए, फिर दूसरे चरण में जाएंगे। क्लियर है? मध्यावस्था फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा?
युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। हाँ, हमने अभी देखा डायग्राम में। विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, यानी ये काइनेटोकोर से चिपक गई। क्लियर है? मेटाफेज फर्स्ट खत्म हो गया। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा? समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। यानी जो समजात गुणसूत्र थे वो अलग हो गए। ये एक इसका चला गया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये अलग हो गए, चले गए। क्लियर? सबसे लास्ट में आती टीलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में क्या होगा? केंद्रक आवरण व केंद्रिका जो है पुनः स्पष्ट होने लगती है। यानी टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? केंद्रक आवरण द्वारा से बनेगा और केंद्रिका द्वारा से दिखाई देने लग जाएगी। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो शुरू हो जाता है और कोशिका की जो स्टेज है उसको कोशिका द्विक कहा जाता है। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छिद्राव हो जाता है। बहुत से मामलों में क्या हो जाता है? गुणसूत्र का कुछ छिद्राव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। क्लियर है? केंद्रक में पूरी तरह से फैली अवस्था में नहीं मिलेंगे। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। दो अर्धसूत्री मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बीच की जो अवस्था होगी उसको इंटरकाइनेसिस या अंतरालावस्था कहा जाता है और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट आती है जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। भैया अब तो डायरेक्टली डिवाइड सीधे और चलो भैया हो गया। यार ठीक है, इसको भी एक साथ कर लेते हैं क्योंकि बाद में छोड़ने कोई मतलब नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें क्या होगा? प्रोफेज सेकंड आएगी सबसे पहले। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोश का द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। यानी म्योसिस सेकंड कब स्टार्ट होगा? कि गुणसूत्र के पूर्ण लंबा नहीं होगा, गुणसूत्र को पूरा पूरा लंबा नहीं होने देंगे, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। और कोश का द्रव्य के विभाजन के तत्काल बाद। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। यानी हम म्योसिस सेकंड को सिंपल जो है वो समसूत्री विभाजन की तरह कह सकते हैं। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। यानी प्रोफेज फर्स्ट जो है उसके प्रोफेज सेकंड है ना, ये प्रोफेज सेकंड जो है उसके अंत तक केंद्रक जो है वो मोस्टली खत्म हो जाता है, आवरण अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र जो है वो पुनः संघनित हो जाते हैं। मध्यावस्था सेकंड में क्या होगा? इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरकु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। ये चिपक गई भाई। एनाफेज सेकंड में क्या होगा? इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यानी सेम विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए ना ये। टीलोफेज सेकंड में क्या होगा? यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है
जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। दोनों में केंद्रक आवरण बन गया। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का, यानी कि 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा, का कोशिका चतुष्ट बन जाता है। तो ये थोड़ा सा और है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यानी किसके द्वारा होगी ये? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसके द्वारा जीवधारों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। यानी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना उसमें। अब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के मतलब जीन का आदान प्रदान हो रहा है। तो जीन के आदान प्रदान हो रहा है तो विभिन्नता तो आएगी, एडजेटिव्स तो नहीं होंगे। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होता तो सभी लोग एक जैसे लगते। सभी लोग का इन द सेंस कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, उनके भी बच्चे, सब एक जैसे लगते हैं। फिर समझ में आ गई बात? विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर एवोल्यूशनरी प्रोसेस होनी है तो उसके लिए जो विभिन्नता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो सब एक जैसा होगा। आप जो कायक कोशिका होती है उनसे किसी भी जीव का निर्माण कर लो, एक जैसे बनेंगे। क्लोनिंग जो होती है उसको क्लोनिंग बोला जाता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये प्रोफेज सेकंड, ये अलग अलग कोशिका में हो रहा है ना। मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, प्रोफेज, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ये अरे टीलोफेज। तो सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक वगैरह गायब होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? मध्य पट्टिका पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा? ये बन जाएगा पूरा। क्लियर? ओके, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।